इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल बेसिक से कि बिटकॉइन कैसे बना, बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे अपग्रेड होता है और कहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं और क्या क्या सिक्योरिटीज़ होती हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप एक बिगनर हैं ना तो भी आप बिटकॉइन के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म है BTC। अगर आप कहीं पे सर्च करना चाहें, ट्रेडिंग व्यू पे आप जानना चाहें इसके बारे में, चार्ट देखना चाहें तो BTC सर्च कर सकते हैं, BTC USDT, तो वो आपको मिल जाएगा। तो जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो पहली बार 2008 में एक वाइट पेपर में डिस्क्राइब की गई थी। इस वाइट पेपर को सतोशी नाकामोटो नाम के किसी इंसान या लोगों के ग्रुप ने लिखा था। बिटकॉइन को जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया। बिटकॉइन एक पीर टू पीर ऑनलाइन करेंसी है। इसका मतलब है कि सभी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली दो लोगों के बीच होते हैं बिना किसी इंटरमीडिएटरी यानी जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रूरत के। सतोशी नाकामोटो के वर्ड्स में बिटकॉइन इसलिए बनाई गई थी ताकि ऑनलाइन पेमेंट्स डायरेक्टली एक पार्टी से दूसरी पार्टी को भेजी जा सके बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में आए। बिटकॉइन से पहले भी कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के कंसेप्ट आए थे, लेकिन बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी बनी जो एक्चुअल यूज में आई। अब हम जानते हैं कि बिटकॉइन के फाउंडर्स कौन हैं। बिटकॉइन के असली इन्वेंटर का नाम सतोशी नाकामोटो के सूडोनोमी के नीचे छुपा हुआ है। 2021 तक सतोशी नाकामोटो के पीछे का असली इंसान या ऑर्गेनाइजेशन कौन है ये अब तक किसी को नहीं पता। अक्टूबर 31, 2008 को नाकामोटो ने बिटकॉइन का वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसमें डिटेल में बताया गया था कि एक पीर टू पीर ऑनलाइन करेंसी कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। उन्होंने प्रपोज किया था कि ट्रांजैक्शन का एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर यूज़ किया जाए जो बैचेज में, जिन्हें ब्लॉक्स कहा गया, ऑर्गेनाइज किया जाए और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम से सिक्योर किया जाए। ये पूरा सिस्टम बाद में ब्लॉकचेन के नाम से जाना गया। सिर्फ 2 महीने बाद 3 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने बिटकॉइन नेटवर्क पर पहला ब्लॉक माइन किया जो जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, और इस तरह दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई। जब बिटकॉइन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था उसका प्राइस $0 था और उस वक्त ज़्यादातर बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू ही मिलते थे, जिसमें सिर्फ मॉडरेटली पावरफुल डिवाइसेस जैसे PC और माइनिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती थी। पहला जाना माना बिटकॉइन कमर्शियल ट्रांजैक्शन 22 मई 2010 को हुआ था जब एक प्रोग्रामर लैज़लो हैनसीज ने 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज़्ज़ा खरीदे। आज के बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से वो पिज़्ज़ा लगभग $478 मिलियन के होते। इस इवेंट को आज बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के नाम से जाना जाता है। जुलाई 2010 में बिटकॉइन ने पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उस समय बिटकॉइन का प्राइस लगभग 0.08 तक था। हालांकि नाकामोटो बिटकॉइन के ओरिजिनल इन्वेंटर थे और उन्होंने इसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन की लिखी थी। बाद में उन्होंने नेटवर्क अलर्ट की और कोड रिपोजिटरी का कंट्रोल गेविन एंडरसन को दे दिया, जो बाद में बिटकॉइन फाउंडेशन के लीड डेवलपर बन गए। सालों के दौरान कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने में योगदान दिया, जिसमें वल्नरेबिलिटीज़ को पैच करना और नए फीचर ऐड करना शामिल था। बिटकॉइन के सोर्स कोड रिपोजिटरी पर गिटहब में 750 से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स लिस्टेड हैं, जिसमें कुछ की कंट्रीब्यूटर्स हैं वाल्डमीर जे वैंडरलान, मार्को फ्लेक, पीटर वुली, गेविन एंडरसन और जोनास सेनली। बिटकॉइन की सबसे यूनिक एडवांटेज क्या है?
बिटकॉइन की सबसे यूनिक एडवांटेज ये है कि ये मार्केट में आने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी थी। इसने एक ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट करने में सफलता पाई और एक नया इंडस्ट्री को जन्म दिया, जिसमें मिलियंस ऑफ इंथुजियास्ट शामिल हैं जो बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को अपनी रोजाना की ज़िंदगी में क्रिएट, इन्वेस्ट, ट्रेड और यूज़ करते हैं। पहले क्रिप्टो करेंसी के इमर्जेंस ने एक कंसेप्चुअल और टेक्नोलॉजिकल बेसिस बनाया, जिससे इंस्पायर होकर हजारों कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स का विकास हुआ। आज का पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसका वर्थ अब $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, उस आइडिया पर बेस्ड है जो बिटकॉइन ने रियलाइज़ किया था। ऐसे पैसे जो किसी भी इंसान के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में भेजे या रिसीव किया जा सके, बिना किसी ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज जैसे बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के। अपने पायनियरिंग नेचर की वजह से बिटकॉइन अब तक इस एनर्जेटिक मार्केट के टॉप पर बना हुआ है और ये लगभग 1 डिकेड से ज़्यादा समय तक अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब हुआ है। हालांकि बिटकॉइन ने अपना अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस खो दिया है, फिर भी ये सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2021 में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया था, जब अप्रैल 2021 को बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई यानी $64,863 तक पहुंच गया था। इस सक्सेस के पीछे कारण है ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन बिटकॉइन और बीटीसी के लिए यूज़ केसेस प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म का एक्टिव होना, जैसे वॉलेट्स, एक्सचेंजेस, पेमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन गेम्स और भी कई चीज़ें। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई को उसकी सॉफ्टवेयर ने लिमिट किया है और ये कभी भी 21 करोड़ कॉइन से ज़्यादा नहीं होगा। नए कॉइन्स माइनिंग के प्रोसेस के दौरान क्रिएट किए जाते हैं। जब ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर रिले की जाती है तो माइंस इन्हें पिक करते हैं और ब्लॉक में पैकेज करते हैं, जो फिर कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशन से प्रोटेक्टेड होते हैं। अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए माइनर्स को रिवार्ड मिलता है हर ब्लॉक के लिए जो वो सक्सेसफुली ब्लॉक चेन में ऐड करते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब रिवार्ड 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक था। ये नंबर हर 2,10,000 नए ब्लॉक्स माइन होने पर हाफ हो जाता है, जो लगभग 4 साल में होता है। 2020 तक ब्लॉक रिवार्ड 3 बार हाफ हो चुका है और अब ये 6.25 बिटकॉइन पर आ गया है। बिटकॉइन को प्री माइंडेड नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि बिटकॉइन पब्लिक के लिए अवेलेबल होने से पहले कोई भी कॉइन माइन या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे फाउंडर्स के बीच में। लेकिन बिटकॉइन के इनिशियल सालों में माइनर्स के बीच कंपटीशन रिलेटिवली लो थी, जिसे पहले के नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स ने रेगुलर माइनिंग के जरिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में कॉइन्स अक्यूमुलेट किए। सतोशी नाकामोटो को अकेला 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन का ऑनर माना जाता है। बिटकॉइन माइनिंग माइनर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन करंट हैश रेट और बिटकॉइन के प्राइस पर। माइनिंग बिटकॉइन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम ये देखें कि एक बिटकॉइन माइन करने में कितना टाइम लगता है तो इसे ब्लॉक माइनिंग के टर्म्स में समझना बेहतर होगा। मिड सितंबर 2021 के हिसाब से बिटकॉइन माइनिंग रिवार्ड 2020 के आधे के बाद 6.25 BTC पर कैप्ट है, जो बिटकॉइन के उस वक्त के प्राइस के हिसाब से लगभग $2,99,200 के बराबर था। बिटकॉइन नेटवर्क कैसे सिक्योर है? बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए SHA-256 एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ये एल्गोरिदम SHA-2 फैमिली के हैशिंग एल्गोरिदम का हिस्सा है। SHA-256 एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जो डेटा को एक फिक्स्ड साइज के आउटपुट में कन्वर्ट करता है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है,
यानी कि ओरिजिनल डेटा को हैश से वापस नहीं बदला जा सकता। बिटकॉइन के फॉर्क जैसे बिटकॉइन कैश और कई दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी SHA-256 एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। इस एल्गोरिदम का यूज़ बिटकॉइन के ब्लॉक्स को सिक्योरली लिंक करने के लिए किया जाता है, जिससे ब्लॉकचेन में कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं कर पाता। माइनर्स कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशन करते हैं जो SHA-256 पर बेस्ड होती है, और ये कैलकुलेशन बिटकॉइन नेटवर्क की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म के कारण बिटकॉइन नेटवर्क अपनी ट्रांजैक्शन को सिक्योर और टैम्पर प्रूफ बनाए रखता है, जिससे किसी भी थर्ड पार्टी के लिए इसे कंप्रोमाइज़ करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। बिटकॉइन का स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में क्या रोल है? बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन आपको ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे एक फिजिकल एसेट या यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में। लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू के इस फंक्शन पर कुछ डिबेट भी हुए हैं। कई क्रिप्टो इंथुजियास्टिक और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर टॉप करेंसी का हाई स्केल एडॉप्शन होता है तो ये हमें एक नए मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, जहां ट्रांजैक्शन छोटी यूनिट में डिनोमिनेटेड होगी। बिटकॉइन के स्मॉलेस्ट यूनिट जो 0.00000001 BTC होती है, उन्हें सतोशी या शॉर्ट में SATS कहा जाता है, जो इसके सूडोनोमी क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के नाम पर रखा गया है। आज के बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से एक सतोशी लगभग 0.00048 के बराबर है। कई लोग बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में मानते हैं, जैसे कि गोल्ड, न कि एक करेंसी के रूप में। इसका मतलब ये है कि कई लोग बिटकॉइन को बाई करते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बजाय इसे खर्च करने के। जैसे आप $1 खर्च करते हैं, इसे डिजिटल गोल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड होती है? बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए दो प्राइमरी मेथड होते हैं, हार्ड फॉर्क और सॉफ्ट फॉर्क। आइए जानते हैं कि हार्ड फॉर्क क्या होता है। हार्ड फॉर्क एक रेडिकल चेंज होता है बिटकॉइन प्रोटोकॉल में, जो पहले इनवैलिड ब्लॉक्स या ट्रांजैक्शन को वैलिड बना देता है। इस वजह से सभी यूजर्स को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे मान लो यूज़र A और B एक ट्रांजैक्शन के वैलिड होने पर डिसएग्री कर रहे हैं, तो हार्ड फॉर्क उस ट्रांजैक्शन को A और B के लिए वैलिड बना सकता है, लेकिन यूजर C के लिए नहीं। हार्ड फॉर्क बैकवर्ड कॉम्पैटिबल नहीं होता। इसका मतलब है कि नोड यानी वो कंप्यूटर जो बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और ट्रांजैक्शन वैलिडेट और रिले करता है को अपग्रेड करना ज़रूरी है, ताकि नया ब्लॉकचेन जो हार्ड फॉर्क के साथ एक्टिवेट होता है वो पुरानी ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स या ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर सके। पुरानी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती रहेगी और ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करती रहेगी, लेकिन ये नया बिटकॉइन क्लाइंट के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होगा। एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बिटकॉइन का हार्ड फॉर्क, जिससे बिटकॉइन कैश क्रिएट हुआ। इथीरियम का भी एक हार्ड फॉर्क हुआ, जिससे इथीरियम क्लासिक बना। सॉफ्ट फॉर्क क्या है? सॉफ्ट फॉर्क बिटकॉइन प्रोटोकॉल में एक ऐसा चेंज होता है जिसमें पहले वैलिड ब्लॉक्स या ट्रांजैक्शन को इनवैलिड किया जाता है, क्योंकि पुराने नोड्स नए ब्लॉक को वैलिड मानते हैं। सॉफ्ट फॉर्क बैकवर्ड कॉम्पैटिबल होता है। इस टाइप के फॉर्क के लिए सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ माइनर्स को अपग्रेड करना होता है, ताकि नए रूल्स इन्फोर्स किए जा सके। बिटकॉइन कैश को भी हार्ड फॉर्क किया गया था, जिससे बिटकॉइन एस भी क्रिएट हुआ। हार्ड फॉर्क और सॉफ्ट फॉर्क के थ्रू बिटकॉइन नेटवर्क में नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं,
या फिर एग्जिस्टिंग फीचर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। टैपरूट क्या है? टैपरूट एक सॉफ्ट फॉर्क है जो BIP 340, 341 एंड 342 को बंडल करता है और बिटकॉइन ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी, इफ़िशियंसी और प्राइवेसी को इम्प्रूव करने का एम रखता है। टैपरूट के थ्रू कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो बिटकॉइन नेटवर्क को और भी पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। टैपरूट के दो मेजर चेंजेस हैं। मर्केलाइज एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री यानी MAST। MAST एक नया कंडीशन इंट्रोड्यूस करता है जिसे एक ट्रांजैक्शन के सेंडर और रेसिपिएंट मिलकर उसके सेटलमेंट पर साइन ऑफ कर सकते हैं। इससे ट्रांजैक्शन का प्रोसेस ज़्यादा इफ़िशिएंट और प्राइवेट बन जाता है। दूसरा, स्कॉनर सिग्नेचर। स्कॉनर सिग्नेचर यूजर्स को मल्टीपल सिग्नेचर्स को एग्रीगेट करके एक ही सिग्नेचर में कन्वर्ट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि मल्टी सिग्नेचर ट्रांजैक्शन भी रेगुलर ट्रांजैक्शन जैसे दिखते हैं या फिर और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी सिंपल दिखने लगती है। इस नए एड्रेस टाइप के इंट्रोडक्शन से यूजर्स ट्रांजैक्शन फ़ी भी सेव कर सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी सिंपल सिंगल सिग्नेचर ट्रांजैक्शन जैसे ही दिखेगी। हालांकि जो लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन होल्ड करते हैं को इसका इमीडिएटली ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन टैपरूट बिटकॉइन नेटवर्क को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी के साथ इक्विप करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बन सकता है। खासकर स्नॉर सिग्नेचर से ज़मीन तैयार होती है ताकि एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलप किया जा सके। जैसे जैसे यूजर्स प्राइमरली टैपरूट एड्रेस पर स्विच करते हैं, अगर यूजर्स टैपरूट को अडॉप्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में यह नेटवर्क अपना खुद का डेफी यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है जो इथेरियम जैसे अल्टरनेटिव ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को टक्कर दे सकता है। लाइटनिंग नेटवर्क क्या है? लाइटनिंग नेटवर्क एक ऑफ चेन लेयर्ड पेमेंट प्रोटोकॉल है जो बाई डायरेक्शनल पेमेंट चैनल्स पर ऑपरेट करता है। इसका मतलब है कि ये दो पार्टीज के बीच इंस्टेंट ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है बिना ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट या डिले के। की पॉइंट्स ऑफ लाइटनिंग नेटवर्क: इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर्स। लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होती है और उनकी रिकॉन्सिलेशन भी तुरंत हो जाती है। इससे ट्रांजैक्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है जो ट्रेडिशनल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के कंपैरिजन में बहुत फास्टर है। बाई डायरेक्शनल पेमेंट चैनल्स। लाइटनिंग नेटवर्क बाई डायरेक्शनल पेमेंट चैनल्स का यूज करते हैं। ये चैनल्स दो पार्टीज के बीच प्राइवेट और हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं बिना ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली रिकॉर्ड किए। स्केलेबिलिटी। लाइटनिंग नेटवर्क का प्राइमरी पर्पस बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कैपेसिटी को स्केल करना है ताकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जा सके बिना ब्लॉकचेन के कॉन्जेशन या हाई ट्रांजैक्शन फ़ी के सामना किए। लो कॉस्ट एंड ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शन। लाइटनिंग नेटवर्क ट्रांजैक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को ऑफ चेन सेटल करता है। ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि दो पार्टीज़ को एक दूसरे पर डायरेक्टली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम इटसेल्फ इंश्योर द सिक्योरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी और यूजेबिलिटी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकता है जो कि उसके एडॉप्शन और रियल वर्ल्ड यूज केसेस को बढ़ावा दे सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि सबसे बड़े कॉरपोरेट बिटकॉइन होल्डर्स कौन हैं। कुछ साल पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर बिटकॉइन होल्ड करेगी। फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी को इतना वोलेटाइल माना जाता था
कि कोई भी सीरियस बिजनेसमैन इसे अडॉप्ट नहीं करेगा। कई टॉप इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन को एक बबल वेटिंग टू पॉप लेबल किया था, लेकिन ये नेगेटिव सेंटिमेंट अब बदल चुका है और 2020 के बाद से कई बड़े कॉरपोरेट्स ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया है। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म माइक्रो स्ट्रेटेजी, जिन्होंने अगस्त और सितंबर 2020 में $425 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा। इसके बाद और भी कई कंपनीज ने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, जैसे ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला। माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास अब तक सबसे बड़ा बिटकॉइन पोर्टफोलियो है किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के कंपैरिजन में। ये बिजनेसेस एनालिटिक प्लेटफॉर्म ने बिटकॉइन को अपना प्राइमरी रिजर्व एसेट बना लिया है और 2021 और 2022 में एग्रेसिवली क्रिप्टो करेंसी खरीदी। अगस्त 30, 2022 तक माइक्रो स्ट्रेटेजी के रिजर्व में 1,29,699 बिटकॉइन थे, जो लगभग $2.5 बिलियन के बराबर है। मैराथन डिजिटल होल्डिंग के पास 10,054 बिटकॉइन है। कॉइनबेस के पास 9,000 बिटकॉइन है। स्क्वायर इंक के पास, जो अब ब्लॉक इंक के नाम से जाना जाता है, 8,027 बिटकॉइन है। हट 8 माइनिंग कॉर्प के पास 7,078 बिटकॉइन है। ये कंपनीज बिटकॉइन को अपने रिजर्व एसेट के रूप में रखकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रही है। तो क्या बिटकॉइन पॉलिटिकल है? बिटकॉइन दिन ब दिन और ज़्यादा पॉलिटिकल बनता जा रहा है, खासकर जब से एल सल्वाडोर ने इसे लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू किया है। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले ने लगभग अपने अकेले फैसले पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने का डिसीजन अनाउंस और इम्प्लीमेंट किया। अपने सिटीजन्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड, IMF, विटालिक ब्यूट्रेन और कई दूसरों की क्रिटिसिज्म को नज़रअंदाज करते हुए सितंबर 2021 में बिटकॉइन लीगल टेंडर लॉ पास होने के बाद बुकेले ने बिटकॉइन सिटी बनाने का प्लान भी अनाउंस किया है, जो पूरी तरह से वॉल्केनोज के जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करके बिटकॉइन माइनिंग पर बेस्ड होगा। कुछ कंट्रीज जैसे मैक्सिको और रसिया के बारे में भी रूमर्स है कि ये भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करने वाले कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन अब तक एल सल्वाडोर ही अकेला देश है जो ये कदम उठा चुका है। दूसरी तरफ चाइना जैसे देश ने बिटकॉइन माइनिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मई 2021 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि सारी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन इलीगल है। इसके बाद एक भारी क्रैकडाउन हुआ बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन पर, जिससे कई क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस को काफ़ी फ्रेंडली रीजन में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के एंटी क्रिप्टो स्टैंस के बावजूद इंडस्ट्री पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डेटा के हिसाब से चाइना अब भी बिटकॉइन के ग्लोबल हैश रेट में सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे। इस वजह से बिटकॉइन एक ग्लोबल पॉलिटिकल इशू बन गया है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग अप्रोच देखने को मिलता है। बिटकॉइन की करंट वैल्यूएशन हर वक्त चेंज होती रहती है, क्योंकि ये एक ट्रूली ग्लोबल एसेट है। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस 1 सेंट से भी कम था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये हज़ारों % बढ़ चुका है। क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, इसलिए बिटकॉइन का प्राइस किसी भी वक्त चेंज हो सकता है और ये लोकेशन के हिसाब से भी अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज और एक्सचेंज पर प्राइस में फ़र्क हो सकता है। अगर आपको बिटकॉइन का करंट प्राइस देखना है तो आप रिलायबल सोर्सेज जैसे ट्रेडिंग व्यू, कॉइन मार्केट कैप या investing.com पर चेक कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको रियल टाइम अपडेट्स देते हैं जो बिटकॉइन का एक्यूरेट प्राइस देखने में मदद करता है।
मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइज़र से अवश्य बात कर लीजिएगा। बिटकॉइन को कहाँ खरीद सकते हैं? तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऑलमोस्ट सिनोनिमस है। इसका मतलब है कि आप बिटकॉइन को लगभग हर क्रिप्टो एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं, चाहे आप फिएट मनी जैसे USD, EUR का यूज़ करें या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का। कुछ मेन मार्केट जहां BTC ट्रेडिंग अवेलेबल है, बाइनेंस, कॉइनबेस प्रो, OKEX, काराकेन, ह्यूबोई ग्लोबल और बिटफिनिक्स। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो कॉइन मार्केट कैप का एजुकेशनल पोर्टल एलेक्जेंड्रिया यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज कैसे खरीदी जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन एनर्जी कंजप्शन के बारे में क्या कहता है। आजकल लोग अपनी एनर्जी कंजम्पशन और क्लाइमेट चेंजेस पर अपने असर को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। जब से बिटकॉइन के एनर्जी कंजम्पशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में न्यूज़ स्टोरीज आई है, तब से लोगों में बिटकॉइन को लेकर चिंता बढ़ गई है और इस एनर्जी यूजेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को 1143 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो एक टिपिकल अमेरिकन घर को चाहे हफ्ते तक पावर कर सकती है। एक और रिपोर्ट कहता है कि बिटकॉइन को एनुअली जितनी एनर्जी लगती है वो फिनलैंड के एनुअल आवरली एनर्जी यूजेज से ज़्यादा है, जिसका पॉपुलेशन 5.5 मिलियन है। इस न्यूज़ के बाद कई टेक एंटरप्रेन्योर्स, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया। मई 2021 में टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि टेस्ला अब बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इसके इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को लेकर चिंता थी। कुछ लोगों ने इस इशू को क्रिटिसाइज करके छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सॉल्यूशन प्रपोज किए। बिटकॉइन को एनर्जी इफिशिएंट कैसे बनाया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक्सग्रेट करने का भी इल्ज़ाम लगाया। आज के समय में बिटकॉइन माइनर्स काफ़ी हद तक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंडेंट है और एस्टिमेट्स कहते हैं कि बिटकॉइन का रीन्यूएबल एनर्जी यूजेज 40 to 75% के बीच हो सकता है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि बिटकॉइन का रीन्यूएबल एनर्जी यूजेज बढ़ने से दूसरे सेक्टर जैसे हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज या होम्स को सोलर सोर्सेज से मिलने वाली एनर्जी कम हो सकती है। बिटकॉइन माइनिंग कम्युनिटी का ये भी कहना है कि माइनिंग का एक्सपेंशन फ्यूचर में नए सोलर और विंड फार्म्स के कंस्ट्रक्शन में मदद कर सकता है। बिटकॉइन के डिफेंडर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि गोल्ड और बैंकिंग सेक्टर इंडिविजुअली बिटकॉइन से 2 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बिटकॉइन की एनर्जी कंजम्पशन को क्रिटिसाइज करना एप्रोप्रिएट नहीं है। साथ ही बिटकॉइन की एनर्जी कंजम्पशन को ट्रैक और ट्रेस करना रिलेटिवली ईजी है, जो कि दूसरे सेक्टर के लिए कहना मुश्किल है। बिटकॉइन के कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन प्रोसेस से एक ज़्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शन सिस्टम क्रिएट होता है जो एनर्जी यूजेस को जस्टिफाई करता है। एक और पॉइंट जो बिटकॉइन के प्रोपोनेंट्स रखते हैं वो ये है कि बिटकॉइन के एनर्जी यूजेस में इसकी क्रिएशन, सिक्योरिंग, यूजेस और ट्रांसपोर्टेशन सब इंक्लूड होता है, जबकि दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर में ये केस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर वीज़ा जैसी पेमेंट प्रोसेस सिस्टम के कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करते वक्त वो एनर्जी यूजेस को कंसिडर नहीं करते जो मनी प्रिंट करने, ATM को पावर करने, स्मार्टफोन, बैंक ब्रांचेज, सिक्योरिटी व्हीकल्स और दूसरे कंपोनेंट्स में लगती है। गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस साल के शुरुआत में US में इस टॉपिक पर एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी, जहां पॉलिटिशियंस और टेक फिगर ने क्रिप्टो माइनिंग का फ्यूचर डिस्कस किया, खासकर
फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को लेकर अपनी कंसर्न हाईलाइट की। लीडर्स ने कोल टू क्रिप्टो ट्रेंड पर भी डिबेट की, खासकर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में उन कोल प्लांट्स के बारे में जो माइनिंग फार्म्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। कांग्रेशनल हियरिंग्स के अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर क्रिप्टो इनिशिएटिव भी हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यू को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड हैं, जैसे क्रिप्टो क्लाइमेट अकॉर्ड और बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल। एक्चुअली क्रिप्टो क्लाइमेट अकॉर्ड ने प्लान प्रपोज किया है जिसे 2040 तक सभी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एलिमिनेट किया जा सके, और बिटकॉइन के इनोवेशन पोटेंशियल को देखते हुए ये ग्रैंड प्लान्स अचीव किया जा सकता है। क्या आप बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन के बारे में और कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आगे आप किस क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसा ही रिसर्च, ऐसी ही नॉलेज जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।